तो चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 3 मैचेस हार चुकी है और सबसे नीचे है और ये देखकर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो। देखो क्योंकि हम लोग 14-15 ओवर्स तक मैच में थे, ऐसा लग रहा था कि भाई कॉम्पिटिशन हम लोग देंगे, कॉम्पिटिशन क्या मुझे तो लग रहा था कि हम लोग जीत भी सकते हैं जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप हमारी थी। मेरे हिसाब से 14-15 ओवर तक हम लोग गेम में थे, क्योंकि उससे पहले हम लोग अच्छी बॉलिंग कर रहे थे जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं आपको समझाऊँगा उसके बाद हमें हमारी टीम में ऐसा क्या हुआ, हमारी बॉलिंग में ऐसा क्या हुआ, क्या प्लान था जिसकी वजह से हम लोग इतना रन खा गए। 5 ओवर्स में 98-97 रन्स बहुत होता है, जिसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ और सभी सीएसके फैन्स को ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसको प्लीज़ सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा फ़ील्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारा एटीट्यूड था। देखो मैं आज बताऊँ तो पिछले मैच से मेरे हिसाब से लाख गुना बेटर एटीट्यूड था। ऐसा लग रहा था फील्ड में एनर्जी थी, हालाँकि मिस फ़ील्ड्स हमारे से हुई हैं, काफ़ी सारे कैचेस हमने छोड़े हैं। उसको हम लोग मतलब दरकिनार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो कह सकते हैं एनर्जी जो फ़ील्ड पे थी, एग्रेशन जो था वो मेरे हिसाब से मौजूद था। मतलब जीत की हंगर थी वो मुझे देखने को मिला आज फ़ील्ड पे, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन जो कैचेस हमने छोड़े हैं अगर उसको हम लोग पकड़ते फिर चाहे वो विराट कोहली का शुरुआत में कैच हो या फिर जो और मिस फ़ील्ड्स हुई हैं अगर उसकी हम लोग बात करें, अगर वो सारी चीज़ें हम लोग बेटर करते तो मेरे हिसाब से और पिन अप कर सकते थे प्रेशर और हम लोग बढ़ा सकते थे आरसीबी के ऊपर। लेकिन अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि भाई हम लोग 14-15 ओवर से पहले अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हम लोग मतलब पूरा क्लूलेस दिखाई देने लगे। हर बॉल पे बाउंड्री आ रही, हर बॉल पे छक्का पड़ रहा है, टिम डेविड हमारे ऊपर बरस रहे हैं। उसमें मतलब ऐसा क्या हो गया? तो देखो 2 फेजेस में मैं आपको बॉलिंग डिवाइड करना चाहूँगा चेन्नई सुपर किंग्स की जो बॉलिंग है। पहला जो फेज़ था 1 से 14 13-14 ओवर्स तक, जहाँ पे हम लोग डेथ ओवर्स नहीं मतलब अपने दिमाग में लेकर चले थे कि भाई ये डेथ ओवर्स नहीं है और हम लोग लेंथ वेरी कर रहे थे कि भाई एक लेंथ पकड़ के बॉलिंग नहीं कर रहे थे। सबने देखा कि हमने डिसेंट बॉलिंग करी है इन सारे ओवर्स में। लेकिन आपको पता है कि भाई इसमें मॉडर्न टी20 चल रहा है और जो डेथ ओवर्स हैं वो थोड़ा जल्दी अब शुरू हो जाते हैं। तो 14 से 20 आप मान के चलिए कि डेथ ओवर्स थे और पीछे से इंस्ट्रक्शन आती है कि भाई डेथ ओवर्स एक्टिवेट होने वाले हैं और एक प्लान आता है जो कि कॉमन है 3 सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी में। चेन्नई सुपर किंग्स, टेक्सास सुपर किंग्स, जोबर्ग सुपर किंग्स, तीनों में एक चीज़ कॉमन है और ये सिर्फ एक आदमी की वजह से कॉमन है जो कि है एरिक सिमंस। वो हमारे बॉलिंग कंसल्टेंट हैं तीनों ही फ्रेंचाइजी में और वो एक प्लान लेकर आते हैं कि भाई आपको डेथ में इसी प्लान के साथ बॉलिंग करनी है। वो प्लान क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, क्या वो प्लान सही है या फिर नहीं, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जो प्लान है वो ये है कि भाई आपको अराउंड द विकेट आना है और वाइड यॉर्कर ट्राई करनी है, फिर चाहे जो भी हो जाए, कोई भी बैट्समैन हो, कुछ भी हो, आपको यही प्लान है और यही स्टिक करना है। वो तीनों ही फ्रेंचाइजी में यही सेम प्लान डेथ ओवर्स में फॉलो होते आ रहा है। एम एस धोनी के टाइम पे भी ये जो प्लान है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रैक्टिस में इसकी बातें भी होती थी, प्रैक्टिस में इसको प्रैक्टिस भी करते थे, लेकिन एम एस धोनी ने इसको अप्रूव नहीं किया, इसीलिए गेम्स में मतलब ये अलाउड नहीं था। लेकिन अब धोनी जा चुके हैं, जैसे कि आपको पता है कैप्टेंसी वो नहीं कर रहे हैं, तो अब वो प्लान चेन्नई सुपर किंग्स में एग्जीक्यूट होने लगा है। अब इस प्लान में गलतियां क्या हैं, क्या कमियां हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बैटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम लोग इसको देखते हैं। अंबती रायडू बैटर है, उन्होंने बताया कि भाई ये जो आपका प्लान है वाइड यॉर्कर्स अराउंड द विकेट आकर, उसमें अगर बैटर का पर्सपेक्टिव अगर हम लें तो मेरे हिसाब से वो उनको आसान हो जाता है बैटिंग करना इस पे, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक ही लाइन लेंथ पे ये जो बॉल है वो आने वाली है। आप थोड़ा और ऑफ स्टंप की तरफ खड़े हो सकते हैं या फिर क्रीज के बाहर खड़े हो सकते हैं और उसको फुल टॉस बना सकते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन इसमें थोड़ा और टेक्निकल फ्लॉ है। सबसे पहला फ्लॉ, अगर आप अराउंड द विकेट आते हैं और वाइड यॉर्कर ट्राई करते हैं, इसका मतलब आप लंबी पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे लंबा जो हो सकता है उसी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा और एफर्ट आपको डालना होगा। यही चीज़ अगर आप ओवर द विकेट ट्राई करेंगे तो यॉर्कर डालना और आसान हो जाएगा और जो पिच है वो छोटी हो जाएगी। अब लंबी पिच होने का क्या ड्रॉबैक है, अगर आप ओवर द विकेट वही यॉर्कर ट्राई कर रहे हैं सबसे पहली बात, तो उसको आप एग्जीक्यूट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर उसको अराउंड द विकेट आप ट्राई करने का कोशिश करेंगे तो पिच थोड़ी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो यॉर्कर्स हैं वो ओवर पिच गिरने लगती हैं। और हमने देखा है इस पूरे मैच में जो 14 से 20 ओवर जो शुरू हुए हैं, कितनी सारी ओवर पिच बॉल्स डाली गई सिर्फ वही वाइड यॉर्कर को ट्राई करने के लिए अराउंड द विकेट आकर। और बैट्समैन के लिए भाई तो वो तो फ्री भी है भाई, मतलब आरसीबी के 3 विकेट्स गिरे हैं, उनको पता है कि भाई हमें बिल्कुल ऐसे रन बनाने जो कि चेज ही ना हो सकें, तो वो तो भाई मतलब खुल के जाएंगे ही। और ऊपर से आप दे रहे हैं उनको ओवर पिच बॉल्स, तो भाई वो तो सोने पे सुहागा है।
और वही हमारे तरफ से बार-बार स्पैम किए जा रहे हैं, अराउंड द विकेट आकर वाइड ऑफ स्ट्राइक किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ये तो बैड प्लान है, ये बेकार प्लान है सबसे पहली बात। और दूसरा जो सबसे शॉकिंग डिसीजन है कि भाई आप इसी प्लान के साथ स्टिक कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा प्लान होता, अगर कुछ अच्छी चीज़ आप करते हैं, उसको लगातार करते हैं, उसमें सक्सीड नहीं होते, फिर भी आपको आदमी बैक करता है। लेकिन अगर आप कोई गंदी चीज़ कर रहे हैं और उसको बार-बार कर रहे हैं, तो भाई आपको गालियाँ पड़नी चाहिए। और जो भी गाली दे रहा है मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार गाली इनको और दीजिए। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ये प्लान जो कर रहे हैं, गालियों से मेरा मतलब ये नहीं कि आप माँ-बहन की गाली दें, गालियों से मेरा मतलब है कि भाई कॉल आउट करिए इनको। ये सारी चीज़ें चेंज करें और यही तीनों फ्रैंचाइज़ी में होते आ रहा है। और हमारा डेथ ओवर आप देखेंगे कि भाई 5 ओवर्स में जो हमने 98 रन्स दिए हैं, अगर प्लान में थोड़ा भी इधर-उधर करते, अंशुल कंबोज ने कोशिश करी थी मतलब ये प्लान को थोड़ा इधर-उधर करने की। उन्होंने हील्स को टारगेट किया था, ना कि वाइड यॉर्कर्स को, जिस पे टिम डेविड की विकेट भी गिरी थी। हालाँकि थोड़ा हम लोग अनलकी थे और वो नो बॉल हो गई थी। लेकिन आप देखेंगे भाई थोड़ा-सा भी आपने वेरिएशन ट्राई किया और आपको उसपे विकेट मिल गई थी ऑलमोस्ट। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आप वेरिएशंस नहीं ट्राई करेंगे तो सबसे पहली बात तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाएँगे और दूसरी बात इसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज़ है जो आप ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं। पिच लंबी हो जाती है जिसकी वजह से ओवर पिच गिरती है अगर आप यॉर्कर्स ट्राई करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको चेन्नई सुपर किंग्स को रीथिंक करना होगा मेरे हिसाब से। फिर थोड़ी कैप्टेंसी की भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं बॉलिंग में। थोड़ी बॉलिंग रोटेशंस मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। जेमी ओवर्टन को सिर्फ आपको मिडल ओवर्स में यूज़ करना था। अगर आप उनको 9 ओवर के बाद लेकर आते हैं तो भाई क्या सोचकर आप लेकर आते हैं? भाई उनको आपको मिडल ओवर में अगर ख़त्म करवाना है तो और जल्दी इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि भाई अगर आप उनको मिडल ओवर में लेकर आना चाहते हैं तो 9 ओवर के आसपास तो उनको नहीं ला सकते हैं। मेरे हिसाब से 7th 8th ओवर बहुत है, वहाँ पे आप लाइए उनके, आप और एक्स्ट्रा ओवर निकलवा सकते हैं बीच में। और दूसरी बात, वो डेथ बॉलर नहीं है, आप उनको डेथ में इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। एक और चीज़ जो मुझे शॉकिंग लगी, भाई दुबे से 1 ओवर आपने निकलवा लिया था, आपको दूसरा ओवर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। वहाँ पे थोड़ा हम लोग पीछे रह गए। तो ये तो कुछ रोटेशंस होगी, लेकिन कुछ अपने बॉलर्स की भी खातिरदारी कर लेते हैं। सबसे पहली बात, नूर अहमद, अगर आपको टफ सिचुएशन में डाला गया तो आप डिफेंसिव बॉलिंग वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, जो कि टिम डेविड और रजत पाटीदार के सामने आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। भाई वो तो मारेंगे ही, आप कोई भी बॉलिंग कर लीजिए डिफेंसिव या फिर ऑफेंसिव, वो तो मारेंगे ही। आपको ट्राई करना था कि कैसे उनको आउट कर सकते हैं। अगर आप आउट करते तो रन और कम हो सकते थे, ये आपको करना था वहाँ पे। और नूर अहमद तो बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे हैं, हाफ पॉलिश डाल रहे हैं, विकेट नहीं ले रहे हैं, जो धार दिखाई देती वो नहीं दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल भाई यहाँ पे हम लोग बहुत पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि भाई अगर मेन विकेट टेकर हमारा विकेट नहीं ले रहा तो इसका मतलब हमारी बॉलिंग और धराशायी होगी। बात करें अंशुल कंबोज की, मेरे हिसाब से वो डिसेंट थे। हालांकि आप जब उनके स्टैट देखेंगे तो इतना मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो अच्छा कर रहे थे। वहीं पे खलील अहमद भी मेरे हिसाब से काफी अच्छा कर रहे थे। 4 ओवर में सिर्फ 37 रन दिए, जहाँ पे 250 रन अगली टीम ने बनाया है। जो एक और बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है वो है मैट हेनरी। भाई आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन आप उस पर उसका 1% भी नहीं करके दिखा रहे हैं। तो कैप्टन भी मतलब लाचार है भाई साहब। मतलब थोड़े बहुत है टैक्टिकल डिसीजन जो उनको मतलब इंटरवीन करना चाहिए, जैसे वो वाइड यॉर्कर वाला जो प्लान है वो, और थोड़े बॉलिंग रोटेशंस, वहाँ पे कैप्टन की गलती है, बहुत सारी गलती है। लेकिन थोड़ा कह सकते हैं वो लाचार भी हैं कि भाई जिस तरीके की हमारी बॉलिंग है, जब नूर हेनरी ही नहीं परफॉर्म करें तो और क्या ही परफॉर्मेंस निकल के आएगी। लेकिन चलिए, ये तो हो गया, हमने 250 रन बनवा दिए आखिर के 5 ओवर्स में, 97-98 रन बना दिए भाई अपने पैथेटिक प्लान के साथ। अब आती है चेस करने की बारी। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन आते हैं, फिर से वही मतलब डिसअपॉइंटमेंट। जिस तरीके से वो आउट हुए हैं भाई, मैं क्या ही बताऊं, मैंने टीवी बंद कर दिया था 2 मिनट के लिए, क्योंकि भाई मैं नहीं देख पा रहा था जिस तरीके से वो आउट हुए हैं। अगर आप मॉडर्न टी20 खेल हैं तो आप उस तरीके से आउट हो ही नहीं सकते हैं। उसमें कोई धार नहीं थी गेंद में, चौथे पांचवें स्टंप की लाइन की वो गेंद थी, उस पर आपने बल्ला अपना थ्रो कर दिया है। अगर आप मॉडर्न टी20 के हिसाब से खेलेंगे तो उसको स्लैश करेंगे या फिर पुल करेंगे। अगर इन दोनों शॉट्स को आप चूज करें तो आसानी से उस आरसीबी के छोटे से ग्राउंड में छक्का लगा सकते थे, लेकिन आपका माइंडसेट ही नहीं था, वो आप कॉन्फिडेंस में ही नहीं थे। उसको पोक करने जा रहे हैं तो भाई आप एज होंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद जो भी हुआ मेरे हिसाब से पूरी बैटिंग लाइन में वो सारा आप पॉजिटिव ही लेकर चलिए। कार्तिक शर्मा डिसअपॉइंटिंग तरीके से आउट हुए, लेकिन सरफराज खान जिस तरीके से खेले हैं, प्रशांत वीर जिस तरीके से खेले हैं, जिमी ओवर्टन जिस तरीके से खेले, हैट्स ऑफ भाई। मतलब मजा आ गया देखकर इन तीनों की बैटिंग। अगर ये ना होते तो भाई हम लोग बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट झेलने वाले थे कल, लेकिन इनकी बदौलत हम लोग 200 के पार तक पहुंच गए, जो कि काफी कह सकते हैं पॉजिटिव साइन है बैटिंग के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि अभी ब्रेविस और धोनी नहीं है। जब ये लोग वापस आएंगे, डिवॉल्वेस अगले मैच में वापस आने वाले हैं, जब ये लोग वापस आएंगे तो मेरे हिसाब से जो बैटिंग है वो और स्ट्रेंथन होने वाली है। और अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने फायर भी नहीं किया है। जब ये लोग भी फायर करने लगेंगे तो बैटिंग मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की। और फ्लेमिंग और मैनेजमेंट से भाई मेरी कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं उनसे क्या ही सवाल उठाऊं, मैं थक चुका हूं इनसे सवाल पूछ पूछ के। मैं अब नहीं बात करना चाहता इनके बारे में। क्या टीम सिलेक्शन आप लोग करते हो? अकील हुसैन बैठ के बेंच गर्म कर रहे हैं, जब उनकी जरूरत थी इतने सारे राइट हैंडर थे
आरसीबी के बैटिंग ऑर्डर में, तब भी आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं भाई, मेरे समझ के परे ये सारे सिलेक्शंस। और जैसे कि मैंने बताया, मैं हार मान चुका हूँ फ्लेमिंग और इनके जो जो भी इनकी गैंग है भाई, मैं हार मान चुका हूँ इन लोगों से अब भी। लेकिन मुझे मेरी टीम में भरोसा है कि अब भी थोड़ा बहुत मिरेकल कर सकते हैं ये लोग ब्रेविस के आने के बाद, जो कि 11 तारीख को आने वाले हैं। 5 दिन का गैप है, इसमें सोचिए कि आप उस प्लान को रीथिंक करिए जो वो डेथ वाला प्लान है। बैटिंग में थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच लाइए, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, और हम लोग अच्छा कमबैक कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब देखो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मेरे बोलने से आप होप रखिए कि आप कमबैक करेंगे, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि हम लोग कमबैक कर सकते हैं। आप ये सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वी कैन स्टिल कम बैक। तो चलिए फिर इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही नई वीडियोस के लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल मत भूलना प्लीज़, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।